हाँ, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे एसिड्स एंड बेसेस, उसमें नेक्स्ट हेडिंग है एम्फोटेरिक स्पीशीज। एम्फोटेरिक स्पीशीज किसे कहते हैं? आर दोज स्पीशीज which behaves as acid and base both। एम्फोटेरिक स्पीशीज उन स्पीशीज को कहा जाता है जो एसिड और बेस दोनों का सा व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसी में एक होता है एम्फी प्रोटिक आयन या एम्फी प्रोटिक एनायन। एम्फी प्रोटिक एनायन उन्हें कहते हैं वो एनायन जो एसिड बेस दोनों का सा काम कर रहे हैं। अब ये तो सिंपल सी बात है कि एनायन जो है वो हमेशा H+ को तो अट्रैक्ट कर ही लेगा, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। तो जो एनायन होगा वो बेस तो पक्का पक्का होगा ही होगा, क्योंकि बेसेस आर दोज स्पीशीज व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन। लॉरी ब्राउस्टेड ने क्या कहा था? बेस कौन होते हैं? जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। एसिड कौन होते हैं? जो प्रोटॉन डोनर होते हैं। तो एनायन अगर है तो नेगेटिव आयन है तो प्रोटॉन यानी H+ को तो एक्सेप्ट कर ही लेगा, माइनस अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। तो एनायन हमेशा बेस तो है ही। अगर एनायन बेस के साथ साथ एसिड भी हो जाए तो वो एम्फोटेरिक भी हो जाएगा। तो एम्फोटेरिक एनायन कौन होते हैं? एनायन हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। ऐसे एनायन जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, यानी ऐसे एनायन जो एसिड भी हो, वो एम्फी प्रोटिक एनायन हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे H2SO4 डाइप्रोटिक एसिड है, तो H2SO4 दो हाइड्रोजन दे सकता है। अब अगर इसका आप एक हाइड्रोजन निकाल लो तो एनायन बन जाएगा एसिड। तो H2SO4 तो दो हाइड्रोजन दे सकता था, अभी इसने एक ही दिया तो एक और दे सकता है, यानी ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये एनायन भी है, तो ये एम्फी प्रोटिक हो जाएगा। यानी किसी भी डाइप्रोटिक एसिड का एक H+ निकाल दो तो जो बचा है वो एम्फी प्रोटिक है। जैसे H2CO3, उसका एक H निकाल दिया तो HCO3 नेगेटिव हो गया। जैसे H2C2O4 का एक H निकाल दिया। जैसे H2S का एक H निकाल दिया। जैसे H2PE, H2SE, इन सब का एक H निकाल दिया। जैसे H2SO3 का एक H निकाल दिया। ये सब डाइप्रोटिक एसिड है। जैसे H3PO3 डाइप्रोटिक था, उसका एक H निकाल दिया। ऐसे ही H3PO4 ये ट्राइप्रोटिक था, तो इसका एक H निकाल दोगे तो भी एसिडिक हाइड्रोजन है। अब इसका एक और H निकाल दो तो अभी भी ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि H3PO4 में तीनों हाइड्रोजन एसिडिक थे। ठीक है, एक्सेट्रा। बट
जो H3PO3 था इसमें दो ही एसिडिक हाइड्रोजन थे, तीसरा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं था, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन था। बॉन्डिंग में पढ़ाया मैंने आपको। तो अगर इसके दो हाइड्रोजन निकाल दूं मैं, दो हाइड्रोजन निकाल दूं तो तीसरा बचा। अब H3PO3 की बेसिसिटी तो दो ही थी, इसके पास दो ही एसिडिक हाइड्रोजन थे, दोनों निकाल दिए तो -2 चार्ज आ गया। अब जो तीसरा हाइड्रोजन बचा, वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एसिड नहीं है, ये सिर्फ बेस है। तो ये बेस है तो ये एम्फीप्रोटिक नहीं है। ऐसे ही H3PO2 ये मोनोबेसिक एसिड था, एक ही H प्लस देता था, तो इसका एक H प्लस निकाल दो। तो अब ये जो बचा, अब ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि एक ही H प्लस दे सकता था, वो आपने निकाल दिया तभी तो माइनस आया। तो अब ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एम्फीप्रोटिक नहीं है। ठीक है, एक और हाइड्रोजन निकाल दो, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, कोई सा नहीं है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन। अब तो आर नॉट एम्फीप्रोटिक। ठीक है, तो या तो आप कंसेप्चुअली जैसे मैंने समझाया वैसे समझ लो, या आप ये रट डालो कि इन तीन को छोड़कर बचे हुए जिन एनायनों में हाइड्रोजन नजर आए वो सब एसिडिक हाइड्रोजन है। यानी इन तीन को छोड़कर बचे हुए एनायनों में से जिसमें भी हाइड्रोजन नजर आए वो एम्फीप्रोटिक एनायन है। तो या तो ऐसे रट सकते हो कि इन तीनों को रट लो और इन्हें छोड़कर किसी भी एनायन में हाइड्रोजन नजर आ जाए वो एम्फीप्रोटिक एनायन होगा। ठीक है, इसमें ये वाले भी छोड़ देना, ध्यान रखना, ये भी छोड़ देना, ये तो ऑर्गेनिक वाले है ना, ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते, ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते, ध्यान रखना। RCOO नेगेटिव ये सब एम्फीप्रोटिक नहीं होते, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। COOH वाला ही एसिडिक होता है बस। तो या तो कंसेप्चुअली समझ में आए, या ये रट डालो कि इनको छोड़कर बचे हुए वो सारे एनायंस जिनमें हाइड्रोजन दिख रहा है वो एम्फीप्रोटिक एनायन है, खत्म। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक बायो में पढ़ोगे अमीनो एसिड्स, 12th में ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे। अमीनो एसिड्स आर एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। ठीक है, और वहां आप इसे डिटेल में पढ़ोगे, वहां आप इसे डिटेल में पढ़ोगे। इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इस चैप्टर में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी पीएच हाफ ऑफ pKa1 प्लस pKa2 होती है। कब होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, ये सब आप बायो में और ऑर्गेनिक में 12th में पढ़ोगे। अपने सिलेबस में कहीं पर भी इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए अमीनो एसिड पर और उसकी पीएच पूछ ले आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो ऐसे निकालना है। अमीनो एसिड का एक एग्जांपल यहां याद रखना है आपको, ग्लाइसीन, एक्सेट्रा। बाकी सब आप बायो में पढ़ोगे और 12th में ऑर्गेनिक में भी आएगा। ठीक है, तो यहां तक लिख लो और समझ में आ जाए तो बता देना, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
चलिए फिर फाइनली मिटा रहा हूं। ध्रुव बेटा, इस प्रश्न का क्या मतलब है? मतलब इससे आप क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा सा डिटेल में बताओगे? तो बेटा ये मेरे हाथ में नहीं है ना राजा बेटा। चलिए मिटा दो, मिटा रहा हूं फिर फाइनली। हालांकि ये क्वेश्चन जनरली दिखेगा नहीं, एक बार अमीनो एसिड पे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो मैंने उसका सॉल्यूशन लिख दिया है, इसलिए इस पर आपको ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। आप जब ऑर्गेनिक में या बायोलॉजी में अमीनो एसिड्स पढ़ोगे तो ये सारी बातें डिटेल में पढ़ोगे ही। अभी मैं उसके बारे में कोई चर्चा करना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि वो अपने आप में एक टॉपिक है, अननेसेसरी उसे छेड़ने का कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन है बस जो एग्जाम में आया हुआ है, ग्लाइसिन का Ka1 और Ka2 दोनों दे रखे और पीएच पूछी है, तो हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2 कर दो, आंसर आ जाएगा, खेल खत्म। चलिए नाउ कुछ इक्का दुक्का बातें याद दिला दूं मैं आपको जो मैंने बॉन्डिंग में आपको पढ़ाई थी और यहाँ काम आएंगी। बॉन्डिंग में आपको मैंने कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाया था, हाँ ना बोलो। उस पर क्वेश्चन आपको आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के एक्सरसाइज 1 में मिल सकते हैं, तो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वहां से एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। एक दो सूचना दे दूं मैं आपको, अपने सिलेबस का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HClO4। इसी को कई बार ऐसे भी लिखते हैं ClO3 और एक OH के साथ चला गया तो ऐसे OH लिख देते हैं, तो देख के समझ नहीं आता बच्चे को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ आवर सिलेबस इज HClO4। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, या इसे ऐसे भी लिखते हैं ClO3 और OH। अपने सिलेबस में यही है, एक्चुअली यही है अपने सिलेबस में, और क्या। इसके अलावा बहुत सारे सुपर एसिड्स होते हैं, वो आपके काम के नहीं है। अपने सिलेबस के बाद तो केमिस्ट्री इनफाइनाइट है बेटा, ध्रुव, तो सिलेबस के बाहर जाने की कोशिश मत किया करो, चक्कर पड़ जाएगा जीवन में, क्योंकि यही केमिस्ट्री, यही टॉपिक बीएससी में भी पढ़ता है बच्चा, यही एमएससी में भी पढ़ता है, और यही टॉपिकों पर पीएचडी भी हो रही है। टॉपिक नहीं बदल रहा है, उसकी डेप्थ बदल रही है बस। बहरहाल नाउ एक बात और याद दिला देता हूं मैं आपको, वहां पर मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पढ़ाया था और उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में बताया था कि अगर
सॉल्वेंट जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्ट ज्यादा डिसॉल्व होगा यानी ज्यादा आयनाइज होगा। तो इस लाइन को लिख देता हूं, ग्रेटर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे एप्सिलॉन भी कहते हैं ऑफ सॉल्वेंट कॉमा मोर इज degree of ionization of इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? एसिड, बेस और सॉल्ट। दैट इज जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस सॉल्वेंट का डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 0 है, क्योंकि वो नॉन पोलर है, उसका डाइपोल मोमेंट भी 0 है। तो देखिए HCl is strong acid in water। HCl वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 100% है। बट HCl is not an acid in benzene, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है तो इसमें HCl आयोनाइज ही नहीं होता। तो HCl एसिड का सा व्यवहार ही नहीं करता। तो HCl वाटर में तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है पर HCl बेंजीन में एसिड ही नहीं होता क्योंकि बेंजीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 है। और एक आखिरी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन, कौन होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड? तो एसिड स्ट्रॉन्गर देन H3O प्लस। H3O प्लस को अपन H प्लस भी लिखते हैं, आप जानते हो। एक्चुअल में तो H3O प्लस ही होता है। तो एसिड स्ट्रॉन्गर देन H3O प्लस आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाइस वर्सा। VV मतलब वाइस वर्सा। तो किस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहोगे? जो H3O प्लस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और किस एसिड को वीक एसिड कहोगे? जो H3O प्लस से वीकर एसिड होगा। ठीक है, अब किसी एक आध का क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर बाद, पूछना मत कि सर H3O प्लस के बराबर हो तो बराबर हो तो H3O प्लस ही नाम उसका, ना तो स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं ना वीक कह सकते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो जो एसिड H3O प्लस से स्ट्रॉन्गर है यानी जिस एसिड का Ka H3O प्लस के Ka से ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिसका Ka H3O प्लस के Ka से कम है वो वीक एसिड है। ऐसे ही बेस स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस आर स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ऐसा बेस जो OH माइनस से स्ट्रॉन्गर हो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी जिसका Kb OH माइनस के Kb से ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसका Kb OH माइनस के Kb से कम वो वीक बेस। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है क्या कि जिसका Ka ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, Ka ज्यादा यानी pKa कम, लिखा भी दिया है। ठीक है, अब एक और इंफॉर्मेशन है कि
acid stronger than H3O plus can't exist in aqueous solution. यही मतलब होता है कि एसिड स्ट्रॉन्गर देन H3O प्लस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो 100% आयनाइज हो जाते हैं, तो जो एसिड H3O प्लस से स्ट्रॉन्गर होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो वो 100% आयनाइज हो जाएगा। तो पानी में डालते ही वो पूरा आयनाइज हो जाएगा, यानी पानी में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जो एसिड H3O प्लस से स्ट्रॉन्गर है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो पानी में एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। ऐसे ही बेस स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस can't exist in aqueous solution। और एक बच्चे ने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड में आपने वो पॉइंट लिखाया था, तो उसको यहां पर एक बार और लिखा देता हूं कि ग्रेटर इज Ka और स्मॉलर इज Pk। ये तो मैंने आपको इसी चैप्टर में 50 बार बता दिया कि कोई वैल्यू ज्यादा तो उसकी P वैल्यू कम, तो Ka ज्यादा तो Pka कम, तो ग्रेटर इज Ka और स्मॉलर इज Pka कॉमा स्ट्रॉन्गर इज एसिड एंड वाइसे वर्सा। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? चार ऑप्शन में चार एसिड दे देंगे, चारों के Ka की वैल्यू दे देंगे और कहेंगे बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, तो जिसका Ka सबसे ज्यादा, और अगर Ka की जगह Pka की वैल्यू दे दी तो जिसका Pka सबसे कम वो स्ट्रॉन्गेस्ट। और जब भी कंपेयर करोगे एल्जेब्रिकली कंपेयर करना है यानी विद साइन कंपेयर करना है, यानी नेगेटिव वैल्यू छोटी और पॉजिटिव बड़ी। ऐसे ही ग्रेटर इज Kb और स्मॉलर इज Pkb, स्ट्रॉन्गर इज बेस एंड वाइस वर्सा। वैसा का वैसे ही क्वेश्चन इस पे भी बन जाएगा। आपने बिगिनर बॉक्स 1 सॉल्व किया होगा अगर, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको नजर आए होंगे जरूर। तो यहां तक अगर अच्छे से समझ में आ गया हो और लिख लिया हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए मिटा दो, मिटा रहा हूं फिर फाइनली।
चलिए नाउ इधर pH कैलकुलेशन। जो पढ़ा है उस पर ही कुछ इक्का दुक्का बातें और कर लेते हैं हल्की हल्की। इधर देखिएगा, जैसे आपसे कहा हाउ मेनी टाइम्स द solution is diluted to change its pH from 2 to 5 at 25 degree centigrade. तो हाउ मेनी टाइम्स सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, ये करा दिया क्या पहले मैंने? नहीं कराया। कोई कह रहे हैं, बहुत सारे कह रहे हैं यस, और एक दो बच्चे कह रहे हैं नो। एक बार और करा देता हूं, अब लिख दिया है मैंने। तो सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, इसका मतलब M1V1 बराबर M2V2, खत्म। तो M1V1 बराबर M2V2। अब हाउ मेनी टाइम्स सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, तो नंबर ऑफ टाइम्स सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड का मतलब V2 अपॉन V1 होता है, या V फाइनल अपॉन V इनिशियल होता है। तो ये किसके बराबर होगा? V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, और M1 इज pH 2 और 5 है। तो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। एसिडिक सॉल्यूशन है तो H+ की मोलैरिटी आएगी 1 वाली इनिशियल अपॉन H+ की मोलैरिटी फाइनल, और H+ की मोलैरिटी होती है 10 की पावर माइनस pH, तो 10 की पावर माइनस pH1, pH1 कितना है? 2, और 10 की पावर माइनस pH2, pH2 कितना है? 5। तो दिव्यांशु ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, 1000 टाइम्स आ जाएगा आंसर। वेरी गुड। तो बात समझ में आती है सभी के? ऐसे ही आपसे पूछ सकते थे कि सॉल्यूट का कितना मास मिलाएंगे, तो मोल निकाल लेते। ठीक है, M1V1 is actually initial mole of H+, और M2V2 is final mole of H+, क्योंकि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज एक्चुअली मोल। ठीक है ना? तो ये करके रिक्वायर्ड मोल निकाल लेते। कर लोगे? दिव्यांशु कह रहा ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये पढ़ा चुका हूं क्या मैं? भूल गया होगा यार, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ा दिया। कुछ लोगों का तो फायदा जरूर हुआ होगा। ये क्वेश्चन नहीं कराया था, अच्छा कोई बात नहीं, ईश्वर की जो इच्छा थी वो हो गया, है ना? अपने को तो जो हुआ अच्छा हुआ। कृष्णम कह रहा है जिनने घर पे नहीं पढ़ा उनके लिए नहीं पढ़ाया था, कोई बात नहीं, ये ईश्वर ने उनको पढ़वा दिया जिनकी इच्छा थी। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। एनीवेज आगे बढ़ते हैं।
इसका मतलब मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया आपको, मैंने वो भी करा दिया इसका मतलब, जिसमें 2 अल्फा दे रखे, 1 अल्फा दे रखा है, के दे रखा है, सब करा दिए मैंने। ओ माय गॉड, आई लाइक इट। चलिए, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करा देता हूं और फिर इस जीवन को आगे बढ़ाते हैं। टू वीक मोनोबेसिक एसिड, two weak monobasic acid have same value of H plus ion concentration. Find the relation between their dissociation constant यानी Ka and dilution। इधर देखिए, तो इधर देखिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर रूट ओवर Ka इंटू सी होता था वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात की है तो रूट ओवर Ka इंटू सी लेंगे, और डाइल्यूशन बराबर 1 अपॉन सी होता था, तो ये रूट ओवर Ka बाय V आ जाएगा डाइल्यूशन। अब दोनों का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम बोला है, यानी ये वैल्यू सेम बोली है, तो ये वैल्यू सेम बोली है, यानी K1 अपॉन V1 मस्ट बी इक्वल टू K2 अपॉन V2, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम होगी तो स्क्वायर रूट भी सेम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Ka1 V2 बराबर Ka2 V1। आया बेटा समझ में? एक आखिरी क्वेश्चन और करा के फिर नए टॉपिक पे आते हैं। The pH of 0.1 molar formic acid, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, 0.1% dissociated is 4, full stop. What will be the pH of, will be the pH of another weak monobasic acid, another weak monobasic, मोनोबेसिक यानी जिसका वैलेंसी फैक्टर 1,
डाइबेसिक यानी जिसका वैलेंसी फैक्टर 2, मोनोबेसिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन सेम, तो सेम कॉन्सेंट्रेशन, which is 1% आयोनाइज्ड या डिसोसिएटेड, बात एक ही है, कर लेते हैं। ये भी वीक मोनोबेसिक एसिड है, ये भी वीक मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर C अल्फा होता है, मोनोबेसिक है तो N1 होगा और अल्फा दे रखा है, तो यहां से आ जाएगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 1, या पहले 2 लिख देते अपॉन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 बराबर C अल्फा 2 अपॉन C अल्फा 1। C सेम बोला है क्वेश्चन में, तो C से C कट जाएगा। H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 2 मुझे चाहिए, 1 वाले में तो pH 4 दे रखी है, अगर pH 4 दे रखी है तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4 होगा, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस pH इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, बराबर 2 वाले का, सेकंड वाले का जिसकी pH निकालना है उसका अल्फा 1% दे रखा है, और जिसकी pH पूछी है उसका अल्फा 0.1% दे रखा है। अब इसको भी 100 से डिवाइड करता और इसको भी 100 से डिवाइड करता तो कट ही जाना है, तो क्यों करूं, तो ये 10 आ जाएगा, ये उधर जाएगा, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 आ जाएगा, तो pH 3 आ जाएगी। तो कर लोगे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटा? अच्छा, एक प्रश्न का मौखिक जवाब दे दो। अगर किसी क्वेश्चन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी दे रखी होती और आपको Ka निकालना होता तो कैसे करते हैं? C अल्फा वाला फार्मूला यूज करते हैं या ये वाला फार्मूला यूज करते हैं? इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे, इसको 2 कह देंगे, तो 1 वाला करते कि 2 वाला करते? चलिए कर लोगे मतलब। चलो अब आते हैं बफर पे। अच्छा, शॉर्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा दिया मैंने आपको? यस, तो हेडिंग डालिए बफर। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और करा देता हूं। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और करा देता हूं, मुझे दिख गया अभी इसलिए, उसके बाद बफर पढ़ाऊंगा। The pH of 10 to the power -3 molar HCl at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा है the
pH of 10 to the power minus 3 molar HCOOH at 25 degree centigrade. सॉल्यूशन देखो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी नॉर्मेलिटी, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बराबर हो जाएगी, और ये 10 की पावर 6 से बड़ी है तो यही H प्लस की मोलैरिटी होगी, और माइनस लॉग ले लेंगे बेस 10 पे तो ये pH हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आखिरी में होगा बेटा, लेकिन ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग है तो सीधे सीधे हो गया, ये वीक एसिड है तो इसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा होगी, और अल्फा वीक एसिड के लिए 1 से पक्का पक्का कम होगा। अगर अल्फा 1 से कम है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3 से कम होगा। बोलो ये वाली लाइन समझ में आती कि नहीं आती है? जल्दी से बोलो ये लाइन समझ में आती है कि नहीं, कि अल्फा अगर 1 से कम है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3 से कम होगा। आती है। और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 की पावर माइनस 3 से कम होगा तो pH 3 से ज्यादा होगी, क्योंकि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम तो pH ज्यादा। तो अगर ये 3 के बराबर होता तो pH 3 होती, उससे कम है तो pH 3 से ज्यादा होगी। बोलो ये समझ में आता है कि नहीं आता? अच्छा, अगर ये वीक एसिड की जगह वीक बेस होता तो यहाँ H प्लस की जगह OH माइनस आ जाता, तो pH की जगह POH आ जाता, तो POH 3 से ज्यादा आती तो pH 11 से बड़ी हो जाती 25 डिग्री पर। बोलो ये समझ में आता है कि नहीं आता? तो इस तरह के सारे क्वेश्चन कर लोगे तो ये फटाफट लिख लो और मुझे बता दो, और फिर हेडिंग डाल दो बफर। बफर शुरू करेंगे, बफर्स। बेटा POH लेस मोर देन 3 आती तो pH लेस देन 11 आती। यस यस इशिता, यस। POH मोर देन 3 आती, pH लेस देन 11 आती, बिल्कुल सही है अगर वीक बेस होता तो। चलिए बफर किसे कहते हैं? बफर। बफर क्या होता है? अ सॉल्यूशन या बफर सॉल्यूशन लिखते हैं। एक्चुअल में बफर इज अ सॉल्यूशन, तो हेडिंग है बफर सॉल्यूशन are the solutions in which if small amount of strong acid or strong base is added। ध्यान
रखना मुट्ठा भर के नहीं, स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड और या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, आर द सॉल्यूशन इन विच इफ small amount of strong acid or strong base is added, then its pH do not changes considerably, मतलब चेंज तो होगी पर कंसीडरेबल चेंज नहीं आएगा, यानी निग्लिजिबल चेंज आएगा। कंसीडरेबल चेंज नहीं आएगा यानी नेग्लिजिबल चेंज आएगा, ठीक है। एंड pH of solution is independent of डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन करने पर पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। डाइल्यूशन मतलब नॉर्मल पानी मिलाना। डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि एक कटोरी में आपने बफर सॉल्यूशन लिया और उसको 1000 लीटर की पानी की टंकी में ऐसे घोलिया जाके। डाइल्यूशन का मतलब थोड़ा सा पानी मिलाया, फाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मिलाया, तो उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब बफर सॉल्यूशन की पीएच कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से पीएच चेंज हो तो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर डाइल्यूशन करने पर पीएच चेंज नहीं हो रही, मतलब पीएच कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि डाइल्यूशन करने से एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन बदलता है। अगर पीएच कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती तो डाइल्यूशन करने से बदल जाती। अगर पीएच कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है तो डाइल्यूशन करने पे नहीं बदलेगी। तो बफर सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन होने के लिए दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर उसकी पीएच में कंसीडरेबल चेंज ना आए, यानी नेग्लिजिबल चेंज आए, और दूसरा उस सॉल्यूशन की पीएच डाइल्यूशन पर डिपेंड ना करे, यानी डाइल्यूशन करने पर पीएच में कोई चेंज ना आए। अब बफर होते कौन है? तो बफर दो तरह के होते हैं। एक सिंपल बफर, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। सिंपल बफर होता है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के सॉल्यूशन को सिंपल बफर कहते हैं, और वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के सॉल्यूशन की पीएच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट सब निकालना सिखा चुका हूं। तो यहां पर मैं उसको अलग से पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बस थ्योरी का एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस इज आल्सो अ बफर सॉल्यूशन, यानी इसकी पीएच भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, हमने देखा है नहीं करती। और इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस मिला दो तो पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरे प्रकार के बफर जो होते हैं उन्हें कहते हैं मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर दो तरह के होते हैं। एक मिक्स्ड बफर होता है जिसे हम एसिडिक बफर कहते हैं। एसिडिक बफर क्या होता है? ये होता है सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड और उसी के कॉन्जुगेट बेस अगर दोनों एक ही सॉल्यूशन में हो तो इसे बफर कहते हैं। जैसे वीक एसिड AH और उसका कॉन्जुगेट बेस A नेगेटिव,
अगर ये एक ही सॉल्यूशन में दोनों एक साथ प्रेजेंट हो तो ये बफर सॉल्यूशन है। इससे ये बात भी समझ में आती है कि वीक एसिड उसी के कॉन्जुगेट बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, तभी तो दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर पाते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते तो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते थे। दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं तभी एक ही सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर रिएक्शन कर लेते तो दोनों आपस में रिएक्शन करके कुछ और बना लेते। तो ये ध्यान रखना, वीक एसिड डू नॉट रिएक्ट विद इट्स ओन कॉन्जुगेट बेस। लेकिन ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये आयन है, आयन, और आयन आपको बाजार में मिलना संभव नहीं है। तो ये किसके फॉर्म में मिलता है? सॉल्ट के फॉर्म में। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसके साथ कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस का आयन लगा दो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस का, Na, K, Ba कुछ भी लगा दो, तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो आयन होगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, तो वो पानी में स्पेक्टेटर आयन का काम करेगा, यानी हमारे कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल CH3 COOH प्लस CH3COO नेगेटिव या CH3COO Na कहो, K कहो, कुछ भी कह दो। जैसे HCOOH प्लस HCO नेगेटिव या HCOO होल ट्वाइस Ba कह दो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस का आयन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे HCl और साथ में NaCl लगा दो या Cl माइनस ले लो, ठीक है। और एक ये सूचना है, इसे ध्यान रखना, बोरिक एसिड प्लस बोरैक्स, ये दोनों का मिक्सचर भी एसिडिक बफर होता है। इसे आपको लर्न करना है, ध्यान रखना है, सोचना नहीं है इसके बारे में, एक्सेट्रा। तो ये हो गया एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर की का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और pH कैसे निकलता है? तो वो निकलता है हेंडरसन इक्वेशन से। हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है? pH बराबर pKa प्लस log बेस 10 पर मोलैरिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन मोलैरिटी ऑफ वीक एसिड। ध्यान रखना, कुछ किताबें मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट अपॉन मोलैरिटी ऑफ वीक एसिड लिखती है, लेकिन सॉल्ट लिख दे कोई तो हम उसका गला नहीं काटते, हम ये नहीं कहते कि गलत है, लेकिन कॉन्जुगेट बेस ज्यादा सही है। जैसे ये सॉल्ट है तो इसकी मोलैरिटी और इसकी मोलैरिटी सेम है, तो सॉल्ट की मोलैरिटी लिख दो या कॉन्जुगेट बेस की लिख दो, बात एक ही है। ये सॉल्ट है तो इसकी मोलैरिटी और कॉन्जुगेट बेस की मोलैरिटी सेम है, तो कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कॉन्जुगेट बेस है और ये पूरा सॉल्ट है, तो जो सॉल्ट की मोलैरिटी होगी उसका डबल कॉन्जुगेट बेस की मोलैरिटी होगी, क्योंकि सॉल्ट में 2 HCOO नेगेटिव है। तो ऐसे केस में यहां पर सॉल्ट की मोलैरिटी लिखना सही नहीं है। तो सही एक्सप्रेशन तो ये है जो हमने लिखा है, लेकिन अगर कोई किसी क्वेश्चन में यहां पर सॉल्ट अपॉन वीक एसिड लिख दे तो उस फार्मूले को गलत नहीं कहोगे, वो फार्मूला भी सही है, यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हर जगह सही है और वो हर जगह सही नहीं है। अगर मुझे H+ की मोलैरिटी चाहिए होती, एसिडिक बफर है ना ये, तो H+ की मोलैरिटी Ka इनटू मोलैरिटी ऑफ वीक एसिड अपॉन मोलैरिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस होता है। यानी
यहाँ H प्लस की मोलैरिटी आ जाती है, यहाँ pKa की जगह Ka आ जाता है और यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और ये पलटता है, ध्यान रखना, ये पलट जाता है, ध्यान रखना। तो H प्लस की मोलैरिटी बराबर Ka इंटू इसका उल्टा वीक एसिड की मोलैरिटी अपॉन कॉन्जुगेट बेस की मोलैरिटी, ठीक है। या दूसरा तरीका pH बराबर pKa प्लस log base 10 पर मोल ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन मोल ऑफ वीक एसिड, और H प्लस की मोलैरिटी को भी ऐसे लिख सकते हैं Ka बराबर मोल ऑफ वीक एसिड अपॉन मोल ऑफ कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि दोनों एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस एक ही सॉल्यूशन में है, और अगर दोनों एक ही सॉल्यूशन में है तो मोलैरिटी होगी मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये मोलैरिटी होगी इसके मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम है तो कट जाएगा, तो जो मोलैरिटी का रेशो है वही मोल का रेशो भी होगा, ठीक है। तो आप ऐसे पीएच निकाल सकते हो। अभी इसके बारे में हमें और बात करनी है, पर पहले यहां तक की थ्योरी अगर समझ में आ गई हो और लिख ली हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए मिटा रहा हूं फिर फाइनली। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, हेंडरसन इक्वेशन इज only applicable when, अच्छा इसका पूरा नाम हेंडरसन हेसल ब्लैच इक्वेशन होता है, लेकिन पॉपुलर नाम हेंडरसन इक्वेशन है। तो अगर कहीं पर हेंडरसन हेसल ब्लैच इक्वेशन भी लिख दे तो वो इसी हेंडरसन इक्वेशन की बात कर रहा है, ध्यान रखना। हेंडरसन इक्वेशन या हेंडरसन हेसल ब्लैच इक्वेशन कब होगा? जब molarity of conjugate base upon molarity of weak acid is greater than or equal to 1 by 10 or less than or equal to 10, ठीक। दूसरा,
molarity of weak acid and molarity of conjugate base is not too small. वही बात जो मैंने आपसे कही थी कि एक कटोरी बफर लेके 100 लीटर पानी की टंकी में मत डाल देना, नहीं तो मोलैरिटी निग्लिजिबल हो जाएगी, और मोलैरिटी अगर निग्लिजिबल हो जाए तो काय का बफर, बफर होने के लिए मोलैरिटी का सिग्निफिकेंट होना जरूरी है। तो वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस की मोलैरिटी सिग्निफिकेंट होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा एसिड शुड बी वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड बफर नहीं बनाता, ध्यान रखना। बफर केवल वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस बफर नहीं होता। तो बफर बनने के लिए वीक एसिड होना जरूरी है। तो ये तीन कंडीशनें सेटिस्फाई होगी तो हेंडरसन इक्वेशन एप्लीकेबल होगी, तो उससे पीएच निकल जाएगी। अगली बात, पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर। ये जो रेंज है ना, यही रेंज पीएच रेंज को गवर्न करती है। जैसे pH1 बराबर pKa प्लस log बेस 10 पर, एक बार याली वैल्यू रखूंगा तो लोअर लिमिट आ जाएगी, और एक बार याली वैल्यू रखूंगा तो अपर लिमिट आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू होती है ये बफर की पीएच रेंज को गवर्न करती है। तो यहां पर 1/10 लिखा, तो ये pKa -1 आ जाएगा। ऐसे ही फाइनल वाली वैल्यू निकालूंगा तो pKa प्लस log बेस 10 पर 10, तो ये pKa +1 आ जाएगा। दैट इज pH रेंज होगी pKa -1 से pKa +1 तक। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कैलकुलेट पीएच रेंज ऑफ बफर, और बफर का के दे देंगे, मतलब वीक एसिड का के दे देंगे, तो पीके निकाल लो। पीके -1 से पीके +1 तक पीएच रेंज आ जाएगी बफर की। और आखिरी टर्म होती है बफर कैपेसिटी, इसी को बफर इंडेक्स भी कहते हैं। और इसी को बफर इंडेक्स भी कहते हैं, और इसे बीटा लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। या तो इसे बीटा लिखते हैं या इसे ऐसे लिखते हैं, डेल यानी चेंज मोल ऑफ H प्लस, और डेल मोल ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय डेल pH। ये लिखने का बहुत गंदा तरीका है, मैं थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड लिख देता हूं थोड़ा सा। तो हम हमेशा बीटा लिखेंगे। बफर कैपेसिटी को कई बार बीसी भी लिखते हैं, कई बार ऐसे लिखेंगे अपॉन डेल pH या डेल मोल ऑफ OH माइनस अपॉन डेल pH।
तो चारों में से कैसे भी लिख सकते हैं, हम हमेशा बीटा लिखेंगे, हमें बीटा अच्छा लगता है। ये क्या होती है बफर कैपेसिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H plus or OH minus required to change the pH of 1 liter of buffer solution by unity। 1 लीटर बफर सॉल्यूशन की यूनिटी से पीएच को चेंज करने में जितने मोल H प्लस या OH माइनस के लगेंगे उसे बफर कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बफर कैपेसिटी। यहां पर तो बफर कैपेसिटी हो जाएगी मोल ऑफ H प्लस और OH माइनस एडेड इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। क्वेश्चन कैसे बनेगा? मोल ऑफ H प्लस या OH माइनस 1 लीटर में एडेड दे देंगे और चेंज इन पीएच दे देंगे, तो डिवाइड करके बफर कैपेसिटी निकाल लेना। और इफ mole of weak acid and conjugate base is given, अगर वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस के मोल दिए हो तो बफर कैपेसिटी होती है 2.303 AB upon A plus B, where A is mole of weak acid और B is mole of conjugate base। ठीक है, हालांकि ये अपने सिलेबस में कम काम में आएगा, ज्यादा हमारे सिलेबस में यही वाला रिलेशन काम में आएगा। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं कराया। ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया हो और लिख लिया हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हालांकि अभी तो मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई है, अगली क्लास में एसिडिक बफर पर कुछ न्यूमेरिकल करा दूंगा, और जैसा एसिडिक बफर वाई से वर्सा बेसिक बफर हो जाएगा तो उसमें तो वाई से वर्सा लिख लेंगे अपन जैसे हर बार लिखते हैं, और फिर एसिडिक बफर बेसिक बफर दोनों के क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। चलेगा ना? तो अगली क्लास में अपन वाई से वर्सा लिखकर बेसिक बफर का लिख लेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो बफर के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर इसी में बफर के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे और फिर इंडिकेटर पढ़ेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म होगा और उसके बाद सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और फिर ये चैप्टर खत्म। ठीक है, अभी आपका टेस्ट आने वाला है, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट आएगा। बोलो ये बात आपको पता है? तो कल कोशिश करूंगा। अच्छा, मैंने अभी तक आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की रिवीजन शीट नहीं भेजी है ना? इशिता बोल रही है भेज दिए। नहीं, वो जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लिखा हुआ आता है। हार्दिक बोल रहा है भेज दिए। पक्का भेज दिए? अच्छा, अभी मैं चेक कर, तो वो आपने कर भी लिए, इसका मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम उससे कंप्लीट कर लिया है मतलब। तो उसमें तो किसी ने मुझसे कोई डाउट ही नहीं पूछा, तो उसमें उस पूरी शीट में कोई डाउट ही नहीं आया क्या आपको? जवाब दो।
मुझे तो नहीं याद है कि मुझसे किसी ने डाउट पूछे थे। जिसने अभी तक नहीं की है वो उस रिवीजन शीट को कर लीजिएगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम की रेस कर ली है। केमिकल इक्विलिब्रियम की एनसीईआरटी पढ़ ली है। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए हैं। ये सब कर लीजिएगा टेस्ट से पहले, ठीक है। कुणाल बेटा तुम क्या डिलीट करते हो क्या सारी चीजों को? जब वो डेली होमवर्क वाले ग्रुप में हर चीज भेजी हुई है तो उसमें चेक क्यों नहीं करते कुणाल? जरा अभी चेक करके बताओ डेली होमवर्क वाले में। सर वो फॉर्मेट हो गया, तो तुम्हारा फोन रोज फॉर्मेट होता है क्या? और क्यों फॉर्मेट होता है ये बताओ तो। और जब फॉर्मेट होता है तो उससे पहले तुम्हें ये ध्यान नहीं रहता कि उसके अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है उनको रख लें। बार बार यही करते रहेंगे तुम्हें, बार बार एक ही चीज को 10-10 बार, और हमारा फोन फॉरवर्ड हो गया तो, फॉर्मेट हो गया तो। दिस इज नॉट फेयर कुणाल। आपके अंदर ये सिंसियरनेस तो होनी चाहिए ना कि अगर फोन आप फॉर्मेट कर रहे हो, फोन अपने आप तो फॉर्मेट होता नहीं है, फोन को तो आप फॉर्मेट करते हो ना। तो जब आप फोन को फॉर्मेट कर रहे हो तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको रिकवर तो करना चाहिए ना। या तुम्हें वो इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं है कि दोबारा मांग लेंगे, तिबारा मांग लेंगे, चौबारा मांग लेंगे? दिस इज नॉट फेयर कुणाल, जवाब दो। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ।